हेडिंग डालो बेटा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध लिखो बेटा, सेल के दोनों प्लेटों, सेल के दोनों प्लेटों के बीच विद्युत धारा के प्रवाह में, सेल के दोनों प्लेटों के बीच विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। लिखो बेटा, हो गया? देखो, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल के दोनों प्लेट, भाई सेल क्या होती है? इस तरह का सेल होता है। सेल के दोनों प्लेटों के बीच, सेल के दोनों प्लेटों के बीच विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध या विरोध उत्पन्न होता है, उसी विरोध का नाम क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध। इसे किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर से। किसी भी सेल के दो प्लेटों के बीच वैद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न हुआ अवरोध, वैद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न हुआ अवरोध उस सेल का क्या कहलाता है? और इसे किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर से। अब हेडिंग डालिए बेटा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक लिखो बेटा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, वो बातें पहले एक एक लिखना, फिर अलग से हेडिंग करा कराऊंगा। पहला लिखो बेटा, दो प्लेटों के बीच की दूरी, तो जो आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है सबसे पहले किस पर निर्भर करता है कि दो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है। दो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है। नंबर 2, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ में डूबी
प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल। नंबर 3, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की सांद्रता पर। और नंबर 4, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर। की प्रकृति पर। ठीक है, तो किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित 4 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात है कि दो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है। दूसरी बात कि वैद्युत अपघट्ट पदार्थ, भाई प्लेटों को किसी न किसी पदार्थ में घोलेंगे, उस घोल का में प्लेट कितनी डूबी, उसका क्षेत्रफल, उसका क्या बेटा। तीसरा निर्भर करता है वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की सांद्रता कितनी है, उसकी क्या कितनी है। और चौथा निर्भर करता है कि वैद्युत अपघट्ट पदार्थ कौन सा लिखा है। वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की जगह लिख लो बेटा प्लेट में प्रयुक्त धातु की प्रकृति, ये ज्यादा अच्छा है। अगला लिख लो प्लेट में प्रयुक्त धातु की प्रकृति। 5 नंबर करके लिख लेना। तो 4 वो हो गया था और 5वां ये लिख लो प्लेट में प्रयुक्त धातु की प्रकृति। और चौथा नंबर क्या था आपका, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की प्रकृति। वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की प्रकृति। तो जो आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है बेटा किसी भी सेल का, वो कितनी बातों पर निर्भर करता है, 5। वो बातें कौन कौन सी हैं, दो प्लेटों के बीच की दूरी, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ में डूबी हुई प्लेट का क्षेत्रफल, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की सांद्रता, प्लेट में प्रयुक्त धातु की प्रकृति कैसी है, और वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की प्रकृति कैसी है। और पहली हेडिंग डालिए दो प्लेटों के बीच की दूरी। पहली हेडिंग डालेंगे बेटा दो प्लेटों के बीच की दूरी। लिखिए बेटा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात दो प्लेटों के बीच की, दो प्लेटों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, दो प्लेटों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी उतना अधिक होगा, भी उतना अधिक होगा। भी उतना अधिक होगा। तो बोला गया कि दो प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा, उनके बीच का आंतरिक प्रतिरोध भी कैसा। तो अगर एक के बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ रहा हो तो उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, अनुक्रमानुपाती का। यही बोला गया है कि दो प्लेटों के बीच की दूरी, दो प्लेटों के बीच की दूरी अनुक्रमानुपाती होती है किसके, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की। जितना ज्यादा सेलों के बीच में, प्लेटों के बीच की दूरी होगी, उतना ही ज्यादा उससे क्या रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध। सही लाइन नोट कर लो बेटा इसको।
पहला पॉइंट समझ में आ गया कि सेल में प्रयुक्त प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, सेल का प्रतिरोध भी, आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। दूसरी हेडिंग डाले बेटा, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ में डूबी प्लेट का क्षेत्रफल। वैद्युत अपघट्ट पदार्थ में डूबी प्लेट का क्षेत्रफल। लिखे, लिखो बेटा। किसी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ में किसी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ में डूबी हुई प्लेटों का क्षेत्रफल, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात प्लेट का जितना अधिक क्षेत्रफल वैद्युत अपघट्ट पदार्थ में डूबा होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि जैसे हमारा ये कोई घोल है, ये कोई क्या बेटा, इसमें घोल। अब हमने इसको सेल बनाने के लिए इसके अंदर 2 प्लेटें डाल दी। क्या डाल दी बेटा? तो उसने बोला कि जितना ज्यादा प्लेट इसके अंदर डूब जाएगी, इनके बीच में जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो उतना ही क्या रहेगा, कम। जितनी ज्यादा प्लेट डूबेगी यानी कि उतना ज्यादा उसका क्षेत्रफल डूब रहा है, और जितना ज्यादा प्लेट का क्षेत्रफल डूबेगा उतना ही कम क्या होगा उनका आंतरिक प्रतिरोध। तो जब एक के बढ़ाने से दूसरा घट रहा हो, एक के बढ़ाने से दूसरा क्या हो रहा हो, तो उनके बीच कौन सा रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती का। किसका होता है? तो यहां लिखेंगे प्लेट का डूबा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि जो उसमें डूब गया है, डूबा हुआ क्षेत्रफल इनवर्सली व्युत्क्रमानुपातिक चिन्ह क्या होता है, 1/, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के। जितना ज्यादा आपका क्षेत्रफल डूब जाएगा प्लेट, उतना ही कम उसका क्या रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध। सही आता है, लिख लो इसको बेटा। ना बनाओ ना, लिख बस लो, बनाना बना लो, ठीक है बना। हो गया यहाँ तक। तीसरी हेडिंग डालो, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की सांद्रता। तीसरी हेडिंग डाले बेटा, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की सांद्रता। हाँ, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की सांद्रता।
लिखो बेटा, सेल में भरे गए वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की, सेल में भरे गए वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की, सेल में भरे गए वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की सांद्रता, सेल में भरे गए वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की सांद्रता जितना अधिक होगी, जितना अधिक होगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही क्या होगा बेटा, अधिक होगा। अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा जैसे हमारी इन्वर्टर की बैटरी होती है तो उसमें कुछ समय बाद हमको क्या डालना पड़ता है बेटा, पानी डालना पड़ता है। पानी इसीलिए डालते हैं कि उसके अंदर जो वैद्युत अपघट्ट पदार्थ भरा हुआ है वो सांद्र हो गया है। क्या हो गया है? और अगर सांद्र हो गया है तो प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो सप्लाई क्या करेगा, कम देगा। तो उसको हमेशा तब बनाए रखने के लिए कि उसका सांद्रता ना बढ़े, हम उसमें हर 15 से 20 दिन बाद क्या डालते हैं, पानी। तो वही बोला गया कि वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की सांद्रता, सांद्रता मतलब जितना ज्यादा वो गाढ़ा हो जाएगा, जितना ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध भी उतना क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसका मतलब वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की जो सांद्रता है, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की सांद्रता वो सीधे निर्भर करती है किसके ऊपर बेटा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर। क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है तो कौन सा चिन्ह लगेगा, अनुक्रमानुपाती का। सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। व्युत्क्रम का चिन्ह कैसे लगेगा, अनुक्रमानुपाती का लगा है। कहां व्युत्क्रम का लगा है? नोट करो इसको। हो गया यहां तक। अब हेडिंग डालो बेटा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मेन हेडिंग डालो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र। नहीं, मेन हेडिंग, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र। लो इसमें डालो। अब देखो सूत्र होता है बेटा V बराबर E माइनस आई आर। V बराबर क्या होता है बेटा, इस V को बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर, E को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, I हो गया विद्युत धारा और R क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध। हमें किसका मान निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध का। किसका निकालना है? तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि आई आर बराबर E माइनस V, लिखा जा सकता है क्या? R बराबर आपके पास आ जाएगा E माइनस V बाई आई, आ गया। ये पहला सूत्र हो गया आंतरिक प्रतिरोध को निकालने का। सही यहां तक? ये हो गया सूत्र नंबर 1। अब आगे देखिए, क्या मैं R बराबर लिख सकता हूं E बटे आई माइनस V बटे आई, लिख सकता हूं। अब ओम के नियम से हमको ये पता है कि V बराबर किसके बराबर होता है, तो आई V बटे आई किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर इस मान को यहां उठा दो, दूसरा आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा, E बटे आई माइनस आर होगा। और इसको सही से लिखें तो R बराबर E माइनस, ये आपका दूसरा हो गया। दो सूत्र आपको है, उनको याद रखना है।
हाँ, अगर आपको किसी सवाल में विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर दिया तो ये सूत्र लगेगा, विद्युत वाहक बल तथा प्रतिरोध दिया तो वो सूत्र लगेगा। हो गया। अब देखो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र नंबर 3। अब हमको ये पता है कि V बराबर क्या होता है, आई आर। तो अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकाल लो तो V बटे आर किसके बराबर हो जाएगा, I का मान इसमें रख दो उठा के, तो क्या आपके R बराबर E माइनस V बटे R बनेगा। R कहां जाएगा, तो R बराबर E माइनस V बटे V डिवाइड इंटू R। अगर V से भाग दे दें, V से क्या कर दें बेटा, तो R बराबर एक R यहां जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, E बटे V माइनस ये बचेगा। तो तीसरा सूत्र हो गया, अगर विद्युत धारा ना दी जाए, क्या ना दी जाए, और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगेगा, विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल तथा I दिया हो, प्रतिरोध ना दिया हो तो ये लगेगा, और प्रतिरोध दिया हो, I ना दिया हो, V ना दिया हो तो दूसरा वाला लगेगा। नोट कर लो तीनों सूत्र। यदि जब भी सब भाग दे देंगे तो बी खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ तो बी खत्म तो हो गए, ऊपर क्या लगा है, या पास बी। हाँ तो ई वाला थोड़ा खत्म होगा, तो बी के नीचे सही बेटा। यहाँ तक तो 3 सूत्र है आपके पास, कितने हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत, एक नोट लिख लीजिए बेटा। लिखिए बेटा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, नोट डाल के लिखिएगा बेटा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है, नियत नहीं रहता है, नियत, बल्कि सेल के उपयोग होने के साथ साथ, उपयोग लाते रहने के साथ साथ, उपयोग लाते रहने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है बेटा। तो इसने ये बोला कि अगर कोई सेल बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहेगा, मतलब एक जैसा नहीं रहेगा। जैसे जैसे आप सेल को प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जैसे सेल को क्या कर रहे हैं, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध वो बढ़ने लगेगा। भाई जैसे जैसे सेल को प्रयोग करोगे तो उसका जो विलयन है वो धीरे धीरे क्या होता है, सांद्र होता है, और अगर विलयन सांद्र होगा तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बात याद रखना है कि सेल के प्रयोग में लाते समय उसका आंतरिक प्रतिरोध लगातार धीरे धीरे क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। अब हेडिंग डालो बेटा, सेल के, हाँ, सेल के टर्मिनल
विभवांतर तथा विभवांतर कॉमा विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध अब हमको संबंध बताना है बेटा वी और आर में। किसमें बताना है? वी आर में। तो लिखो बेटा पहला विद्युत वाहक बल की परिभाषा से, विद्युत वाहक बल की परिभाषा से। अब विद्युत वाहक बल की परिभाषा होती है E बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। E बराबर क्या होता है? तो यहां से अगर मैं W की वैल्यू निकालू तो W बराबर क्या आ जाएगा? E इंटू क्यू। W आ जाएगा E इंटू, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे बेटा टर्मिनल विभवांतर के सूत्र से। किसके सूत्र से बेटा? तो सेल के टर्मिनल विभवांतर के सूत्र से। अब सेल का टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है बेटा W बाहर, मतलब बाहर से किया गया कार्य बटे Q। तो यहां से अगर मैं W बाहर निकालू बेटा, W का निकालू तो आपके पास कितना आ जाएगा? V इंटू, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है। और अब हम लिखेंगे बेटा विभव पतन की परिभाषा से। विभव पतन की परिभाषा, विभव पतन क्या होता है? आंतरिक जो विभव में कमी आ रही है तो उसको मान लेता हूं V डैश। इधर देखो तो वो क्या होता है? आंतरिक कार्य। कौन सा कार्य? अब बटे Q। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं W आंतरिक कितना हो जाएगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? V डैश इंटू, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। नोट करो यहां पर, ये सेल का टर्मिनल मतलब बाहर, पतन घटा हुआ, तो समझ गए? वो घटा हुआ कितना तो उसको मान लिया V डैश। अगर उसको V मान लोगे तो 0 नहीं हो जाएगा, पूरा घटा दोगे। वेंकटा हो गया यहां तक? लिखो बेटा ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो ऊर्जा संरक्षण क्या कहती है? W जो होगा बेटा क्या होगा? W वो बराबर होगा W बाह्य प्लस W आंतरिक के, मतलब कुल ऊर्जा जो होती है वो कभी नहीं बदलती। बाह्य प्लस आंतरिक का योग हमेशा नियत रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? तो अब W बाह्य और W आंतरिक दोनों हमारे पास हैं, दोनों का मान उठा के रख दूं तो लिखेंगे बेटा समीकरण 2 से W बाह्य तथा समीकरण 3 से W आंतरिक का मान रखने पर। ठीक है, यहां पर ध्यान से देख लेना। यहां पर बेटा समीकरण 2 से हम W बाह्य का मान रख रहे हैं और समीकरण 3 से W आंतरिक का मान रख रहे हैं। तो जब रखोगे तो W बराबर W बाह्य कितना है? V इंटू क्यू। तो यार दिए बेटा V इंटू क्यू प्लस W आंतरिक कितना है बेटा? V डैश इंटू, क्या यहां से मैं V को वो Q को कॉमन ले सकता हूं?
तो W बराबर मैं ऊपर लिखता हूं, लो भाई ये दो इंक, लाल कपड़ा लो। अब ध्यान से देखना बेटा, तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि जो W है, जो क्या है बेटा, W बराबर V इंटू क्यू प्लस क्यू डैश, ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? हो सकता है। और देखो ध्यान से, जो W है किसके बराबर है, EQ के बराबर है। तो अगर यहां से मैं ध्यान से देखूं तो W की जगह लिख दूं EQ इक्वल टू V Q प्लस Q डैश। नोट करो यहां तक बेटा। हो गया? अब देखना ध्यान से, यहां पर थोड़ा देखो, अच्छा यहां पे क्यू कॉमन आएगा ना, अरे ये थोड़ा तुमने गलत लिखा दिया है, यहां पर V और V डैश अलग अलग है, तो कॉमन निकलेगा Q, अंदर रहेगा V प्लस V डैश, ये आएगा, सही ना। और Q बाहर आ गया तो V प्लस V डैश। तो अब ध्यान देखना, तो EQ बराबर हमारे पास आ जाएगा Q V प्लस V डैश, Q से Q क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो E बराबर कितना आ जाएगा बेटा, V प्लस, और V ओम के नियम से V डैश बराबर क्या हो जाएगा, IR। भाई ये क्या है, आंतरिक है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, R। तो क्या बता, E बराबर V प्लस IR। तो V बराबर क्या निकल आया, आ गया संबंध सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। नोट कर लो, कहा कि अगले तो इनके लगा दे। जहां वो फिर यहां से लिखते हैं, जहां V है बेटा सेल का टर्मिनल विभवांतर, E है सेल का विद्युत वाहक बल, I है सेल में प्रवाहित धारा, सेल में प्रवाहित धारा, और R है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। लिख लो बेटा।